दोस्तों, इस वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, कितने भाग होते हैं हमारे ब्रेन के, किस प्रकार से ये हमारे पूरे शरीर को जो है तो कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसके पहले हम रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। रक्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी समझ चुके हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप की पहचान किस प्रकार से करते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, माता पिता के द्वारा बच्चों में कौन से रक्त समूह बनने की संभावना होती है, अगर माता में ब्लड ग्रुप ए है, पिता में ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह बनेगा, कौन सा रक्त समूह बनने की संभावना होगी। इस प्रकार से दोस्तों हम सभी रक्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों तंत्रिका तंत्र समझेंगे, यानी कि ब्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, ये दोस्तों पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, रीढ़ की हड्डी जो होती है जिसे बैकबोन कहते हैं, उसे मेरुदंड भी कहते हैं। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां और तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का जटिल नेटवर्क होता है, जो शरीर को सूचनाएं भेजता है और उसे नियंत्रित भी करता है, जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र होता है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन ही सारी बॉडी को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दोस्तों हमारे ब्रेन की रक्षा करता है कपाल। हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? कपाल, क्रेनियम की हड्डियां। इस प्रकार से 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ये क्रेनियम की हड्डियां होती हैं दोस्तों। इन हड्डियों के अंदर यहाँ पर होता है हमारा ब्रेन। इन हड्डियों के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन यहाँ पे मौजूद होता है। ये कपाल की हड्डियाँ जो 8 होती हैं, ये 8 हड्डियाँ होती हैं, ये हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं। तो दोस्तों हड्डी वाले चैप्टर में यानी कि कंकाल तंत्र में हड्डी की संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की सुरक्षा करती हैं ये कपाल की 8 हड्डियाँ। दोस्तों हड्डी और हमारा ब्रेन जो कपाल की हड्डियाँ होती हैं, इस प्रकार से ये कपाल की हड्डियाँ हो गई। मान लीजिए ये कपाल हो गया, हमारा खोपड़ी का ये कपाल हो गया, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो दोस्तों हमारा ब्रेन जो होता है वो एक थैली में बंद होता है, एक झिल्ली में बंद होता है, जिससे ब्रेन जो है तो हड्डी से टकराकर डैमेज ना हो जाए। इसलिए इसके बीच में एक परत झिल्ली होती है जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं। इस प्रकार की एक थैली होती है, इस प्रकार की एक जो है तो थैली होती है, इसे जो है तो मेनिनजाइटिस कहते हैं। इस थैली को मेनिनजाइटिस कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बीच में हमारा यहाँ पर होता है ब्रेन। इसके अंदर इस प्रकार से हमारा होता है ब्रेन, मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों ये मेनिनजाइटिस झिल्ली कहलाती है, जो हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है, जिससे हड्डी में टकराए नहीं हमारा ब्रेन। हड्डी में अगर छू जाएगा तो उसमें से नुकसान पहुंचेगा। तो हड्डी और हमारे ब्रेन के बीच में मेनिनजाइटिस झिल्ली पाई जाती है, ब्रेन और कपाल की हड्डियों के बीच में। इस प्रकार से होता है दोस्तों हमारा ब्रेन। ये जो ऊपर ब्लैक कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे बाल हो गए। ये जो ब्लैक कलर है ये हमारे बाल हो गए। बाल के अंदर कपाल पाया जाता है, हड्डी पाई जाती है। बाल के अंदर चमड़ा हो गया, चमड़े के अंदर जो है तो कपाल की हड्डियाँ पाई जाती हैं, क्रेनियम की हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये होता है दोस्तों कपाल की हड्डियाँ ये। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, यही होती है मेनिनजाइटिस झिल्ली। ये होती है मेनिनजाइटिस झिल्ली। और ये जो दोस्तों येलो कलर में दिख रहा है, येलो कलर में जो दिख रहा है आप लोगों को, यही है हमारा ब्रेन। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, कितनी संरचनाएं होती हैं, किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कितने भागों में हमारा ब्रेन बंटा होता है, ब्रेन की कोशिका को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रेन से ही जुड़ा होता है हमारा एक नस, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं।
मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डियों के बीच से निकलती है। ये नस जो है तो रीढ़ की हड्डियों के बीच से निकलती है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डियों को बोलते हैं। इन हड्डियों के बीच में से मेरुरज्जु नाम की एक नस निकलती है जिसका कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। जिसका कनेक्शन जो है तो हमारे दिमाग से होता है। इस मेरुरज्जु को हम सेकंड दिमाग कहते हैं, सेकंड मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन कहते हैं। जब हमारा ब्रेन बिजी होता है, किसी काम में जब हमारा ब्रेन बिजी होता है तो ये अपना पावर जो है तो मेरुरज्जु को हैंड ओवर कर देता है और बोलता है कि हम ये काम करते हैं, तुम बॉडी को संभालो। इस प्रकार से तो जो लोग एकदम बहुत मन लगा के पढ़ते हैं तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठकर एकदम जो है तो पूरे मन से पढ़ते हैं। तो जो उनका दिमाग होता है, ये वाला जो मेन दिमाग होता है, ये जो है तो पढ़ाई में लगा रहता है। और बॉडी को सीधा करके कौन रखता है, तो ये मेरुरज्जु ही होती है जो वो हमारे बॉडी को सीधा करके रखती है। इस प्रकार से अगर हमें पीछे से कोई धक्का देता है तो हम चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। चलिए और डिटेल में अब हम समझते हैं। दोस्तों मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन्हें तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिका क्या होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स का आकार इस प्रकार का होता है दोस्तों। न्यूरॉन्स हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, न्यूरॉन्स कहलाती हैं। इस प्रकार आकार होता है न्यूरॉन का। दोस्तों न्यूरॉन में ये वाला जो भाग है इसे एक्सन कहते हैं। एक्सन, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा गैप है, ये यहाँ पे गैप दिया गया है इस प्रकार से। तो दोस्तों इधर से जब कोई मैसेज इधर को जाता है तो इन गैप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए मैसेज, लेकिन बढ़ जाता है। तो ये मैसेज जो है तो सोडियम पहुंचाता है, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को सोडियम पहुंचाता है। दोस्तों जब कभी भी आदमी बीमार होता है तो सोडियम की कमी हो जाती है। जब कभी भी सोडियम की कमी होती है तो जो है तो बॉडी को बराबर सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। पूरे बॉडी को हमारे जो है तो बराबर सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, जिससे चक्कर आने लगते हैं। सोडियम की कमी से चक्कर आने लगता है। जैसे पसीना आता है तो पसीना जब आता है हमको तो पसीना के साथ साथ सोडियम भी बाहर निकल जाता है, जिससे सोडियम की कमी से चक्कर आने लगते हैं। इसे ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स में सोडियम का काम क्या है, मैसेज को पहुँचाना, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को पहुँचाना। अब दोस्तों हम मस्तिष्क देखते हैं, ब्रेन के बारे में समझते हैं। दोस्तों ब्रेन तंत्रिका कोशिका जो है तो न्यूरॉन का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। हमारा ब्रेन जो है तो तंत्रिका कोशिका का बना होता है जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं दोस्तों, यानी कि तंत्रिका कोशिका होती हैं जो, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। कोशिका विभाजन इनमें नहीं होता। दोस्तों मस्तिष्क में कोशिका विभाजन जो है तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता। दोस्तों कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है। दोस्तों कोशिका चैप्टर आप लोग देख लीजिए, जिससे ये सारी जानकारी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे शरीर की कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम इनमें नहीं पाया जाता। चोट लगने पर ये ठीक भी नहीं होता। दोस्तों चलिए समझते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिका होती है न्यूरॉन्स, उसमें इस प्रकार से सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता, और चोट लगने से जो है तो मृत्यु क्यों हो जाती है। तो दोस्तों मस्तिष्क में हमारे ब्रेन कैंसर होता है। ब्रेन कैंसर कैसे होता है, ये दोस्तों कोशिका के बढ़ने से होता है, कोशिका का विभाजन होने से ब्रेन कैंसर होता है। तो दोस्तों अगर हमारे मस्तिष्क में कोशिका विभाजन ही नहीं होता तो ये कैंसर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें न्यूरॉन्स जो होता है वो 90% पाया जाता है। और दोस्तों 10% में न्यूरॉन ग्लियल सेल पाई जाती हैं। इसमें जो है तो सेंट्रोसोम पाया जाता है। 10% भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है, न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता।
न्यूरॉन ग्लियल सेल जो होती हैं 10% भाग में, उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये सेंट्रोसोम ही हद से ज़्यादा कोशिका विभाजन जब कर देता है तो ब्रेन कैंसर होता है। इसीलिए दोस्तों पुलिस कहती है कि हेलमेट लगाकर चलो, क्योंकि चोट हाथ पैर में लगेगी तो ठीक हो सकते हो, लेकिन अगर चोट सर पे लगी, सर की हड्डी तोड़कर चोट ब्रेन तक पहुंच गई तो बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ब्रेन जब डैमेज होता है तो वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं दोस्तों। ब्रेन कैंसर के शुरुआती स्टेज को ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन कैंसर जब शुरुआती स्टेज में होता है तो इसे ट्यूमर कहते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मेन मस्तिष्क को। मस्तिष्क के प्रमुख भाग। मस्तिष्क में दोस्तों 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला हो गया सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दोस्तों मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल। इसके बाद दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क है, इसमें 3 भाग होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेंडुला। दोस्तों ये सेरिबेलम है और इसमें जो है तो सेरिब्रम है। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम है और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है, तो इनमें अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इनको अब हम डिटेल में समझते हैं कि किसका कौन सा काम है, देखने सुनने में कौन मदद करता है, हमारे हाथ पैर के लिए कौन मदद करता है। इस प्रकार होता है दोस्तों हमारा ब्रेन। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये होता है अग्र मस्तिष्क। ये जो रेड कलर में है दोस्तों, ये वाला भाग जो है रेड कलर में जो पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है अग्र मस्तिष्क भाग। अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक हो गया कार्पोरा और दूसरा हो गया सेरिब्रल। अब दोस्तों जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग पाए जाते हैं, मेंडुला, अनुमस्तिष्क और पॉन्स। ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। तो इन्हें सब हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों, फुल डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और ये एक नस होती है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। अब हम दोस्तों अग्र मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट है सेरेब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ये दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो है तो सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 66% होता है। दोस्तों ये जो सेरेब्रम होता है तो सेरेब्रम जो होता है ये भाषण, विचार, सोचना, समझना, याददाश्त क्षमता, पढ़ना लिखना, इन सब का जिम्मेदार होता है। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं, यानी कि जो भाषण देते हैं, विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, याददाश्त, कोई चीज़ याद कर रहे हैं, पढ़ते हैं, इन सभी में जो है तो सेरेब्रम जिम्मेदार होता है। ये जो सेरेब्रम होता है ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये जो सेरेब्रम होता है दोस्तों तो ध्यान रखना है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऐच्छिक यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ पैर हो गए। हाथ पैर हमारी इच्छा के अनुसार कहते हैं, हम जो करेंगे वो करेंगे हमारे हाथ पैर। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों थैलेमस। थैलेमस का दोस्तों कार्य होता है बाहरी वातावरण का पता लगाना। बाहरी वातावरण का पता लगाना यानी कि बाहर गर्मी है, ठंडी है, इसका पता लगाना। जैसे हमारे बाहरी ओर यानी कि हमारे चमड़ी में किसी ने मार पीट किया तो उसका एहसास होगा, हमें दर्द का एहसास होगा। मार पीट के बाद जो दर्द होता है उसका एहसास होगा। तो ये कौन एहसास कराता है, तो ये थैलेमस एहसास कराता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बाहरी वातावरण की जानकारी कौन देता है, थैलेमस। ठंडा गर्म का अनुभव कौन कराता है, थैलेमस। बाहर ठंडी है कि गर्मी है ये हमारा थैलेमस हमको जानकारी, हमारे दिमाग को जानकारी देता है। बाहरी तापमान के बारे में थैलेमस बताता है। बाहरी वातावरण से आने वाली संवेदनाएं और मस्तिष्क से आने वाली संदेशों संगम बिंदु होता है, संदेशों का ये संगम बिंदु होता है। दोस्तों चेतना, नींद और जागने की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक तापमान का नियंत्रण करता है। बाहरी तापमान का नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस। आंतरिक तापमान यानी कि हमारे अंदर हमारे टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा टेम्परेचर जो है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है।
आंतरिक तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। आंतरिक भावनाओं का नियंत्रण भी यह करता है। भूख, प्यास, मोह, माया, सुख, दुख, प्यार, मोहब्बत, घृणा, पसीना आना, डर, एहसास, गुस्सा, इन सभी का जिम्मेदार जो होता है तो ये हाइपोथैलेमस होता है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्यूटरी ग्रंथ को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए यही संकेत देता है, हाइपोथैलेमस ही संकेत देता है। तो इनके बारे में जो है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब दोस्तों मध्य मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। मध्य मस्तिष्क का पहला पार्ट है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दोस्तों ये कार्पोरा जो होता है ये देखने व सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है। हम जो देखते हैं तो हमारी आंखें जो चीज़ देखी उसको पहचानने के लिए हमारा कार्पोरा जो होता है ये सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम उस चीज़ को पहचान सकें। अगर कोई चीज़ हम सुन रहे हैं तो उस सिग्नल को जो है तो मस्तिष्क तक पहुंचाता है कार्पोरा, जिससे हम समझ पाएँ कि हमारे सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। इस प्रकार से ये काम होता है। ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करता है। दोस्तों हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण जो है तो हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है सेरिब्रल पेंडुकल्स। ये दोस्तों सेरेब्रम व मध्य मस्तिष्क को आपस में जोड़ती है, मध्य मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सेरिब्रल जो होता है सेरेब्रम व मध्य मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है, मेरु रज्जु के द्वारा शरीर का नियंत्रण रखती है। ये जो सेरिब्रल पेंडुकल्स होता है ये मेरु रज्जु के द्वारा शरीर का नियंत्रण रखता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पोन्स। दोस्तों पश्च मस्तिष्क को मेरु रज्जु और अन्य भागों से ये जोड़ता है। हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु का कनेक्शन इसी में से होता है, पोन्स से होता है। अब है दोस्तों अनुमस्तिष्क। इसे सेरिबेलम भी कहते हैं। सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है ये सेरिबेलम जो है तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये शरीर का संतुलन बनाने में काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगाटा। ये दोस्तों मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जो ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, नियंत्रण का केंद्र होता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि दोस्तों जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे हमारा हृदय हो गया, अगर हम हृदय को बोलेंगे कि रुक जा भाई तू धड़कना बंद कर दे तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो धड़कता ही रहेगा, परमानेंट धड़केगा। जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक वो धड़कता ही रहेगा। ये होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे हम खाना खाए तो हमारा पेट भोजन को पचाना चालू कर देता है, इसमें हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो अपने आप चलती हैं। हमारा किडनी जो है तो रक्त को अपने आप छानता है। इस प्रकार से ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। दोस्तों पाचन और श्वसन का जो है तो नियंत्रण करता है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ये पाचन और श्वसन का भी नियंत्रण करता है, हृदय की धड़कन और रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों समझते हैं मेरु रज्जु क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। हमारा ये हो गया ब्रेन, यहाँ पे पोन्स होता है, पश्च मस्तिष्क में पोन्स होता है, तो इसका कनेक्शन होता है मेरु रज्जु से। इस प्रकार ये होती है मेरु रज्जु। ये मेरु रज्जु जो होता है ये सेकंड ब्रेन होता है। ये मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं उसके अंदर से गई हुई एक नस होती है जो सेकंड ब्रेन के रूप में काम करती है। इस प्रकार से होती है। रीढ़ की हड्डियों यानी कि मेरुदंड के अंदर की नस होती है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। इसकी लंबाई लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करती है। दोस्तों ये मेरु रज्जु जो होती है ये मेडुला ऑब्लंगाटा से नहीं जुड़ी होती, ये पोन्स से जुड़ी होती है। पश्च मस्तिष्क में जो पोन्स होता है उससे इसका कनेक्शन होता है। इसका काम दोस्तों मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले संकेतों को लाने और ले जाने का काम करती है। ये काम होता है मेरु रज्जु का। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है मेरु रज्जु। चलिए समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया
अचानक से होने वाली घटना को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने बताया था कि हमारे जीवन में होने वाली वह क्रियाएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे तुरंत ही संपादित कर देते हैं, जैसे छींक आते ही हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। ये होती हैं अचानक घटनाएं। छींक जैसे ही आएगी हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार होती है दोस्तों मेरु रज्जु। इस प्रकार ये नस होती है मेरु रज्जु। ये हो गया हमारा ब्रेन। दोस्तों ब्रेन में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि 12 जोड़ी नसें ये जो होती हैं, ये 12 जोड़ी नस होती हैं। ये इस प्रकार से इन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 24 नसें होती हैं। कपाल तंत्रिका में कितनी नसें होती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24 होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों मेरु रज्जु में 31 जोड़ी नसें होती हैं। मेरु रज्जु नस में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। जो मेरु रज्जु में होती है उसे मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं, जो ब्रेन में होती है उसे कपाल तंत्रिकाएं बोलते हैं। तो मेरु रज्जु में 31 जोड़ी नसें पाई जाती हैं, यानी कि टोटल 62 नसें पाई जाती हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको आगे हम समझते हैं। तो दोस्तों तंत्रिकाएं जो होती हैं सूचनाओं को विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में भेजती हैं। तो तंत्रिकाएं जो होती हैं ये उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह की होती हैं। दोस्तों इसको आप लोग समझिएगा। तंत्रिकाएं उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह की होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। ये 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल 24 हो जाएंगी। और मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं ये 31 जोड़ी होती हैं। ये मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलने वाली होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलने वाली होती हैं। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 होती हैं। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो है तो 31 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 62 होती है। इस प्रकार से आप लोगों को देखना है दोस्तों। इस प्रकार से तंत्रिकाएं होती हैं। इस प्रकार से तंत्रिकाएं जो है तो पूरे शरीर में निकली होती हैं। ये हमारे सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क से हाथ पैर तक लेकर जाती हैं। मस्तिष्क से अन्य भागों तक लेकर जाती हैं और अन्य भाग से मस्तिष्क तक सिग्नल जो है तो पहुंचाने का काम करती हैं ये तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनको जो है तो ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों तंत्रिकाएं जो है तो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं कार्य के आधार पर। तो तंत्रिकाएं जो है तो कार्य के आधार पर 3 तरह की होती हैं, संवेदी, चालक और मिश्रित। तो संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं दोस्तों तो ये बाहरी वातावरण से सूचना मस्तिष्क व मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं तो ये बाहरी वातावरण से सूचना को मस्तिष्क तक और मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं। जैसे तापमान हो गया, दर्द हो गया, पीड़ा हो गई, इन प्रकार की चीज़ों को जो है तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं। और दोस्तों चालक जो होती हैं इसको प्रेरक भी कहते हैं। तो चालक तंत्रिकाएं जो होती हैं ये सूचना को मस्तिष्क और मेरु रज्जु से अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। चालक जो होती हैं ये मस्तिष्क से और मेरु रज्जु से हमारी सूचनाओं को मस्तिष्क से मेरु रज्जु से अन्य भागों तक ले जाती हैं। ये दोस्तों 2 तरह की होती हैं, कायिक और स्वायत्त। तो चालन जो है दोस्तों तो ये 2 तरह की होती हैं, कायिक और स्वायत्त। तो कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली चीज़ें, इनमें हाथ पैर हो गए। और स्वायत्त हो गई अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये जो है दोस्तों तो कपाल और मेरु रज्जु से निकलने वाली कुछ नसें शामिल होती हैं इनमें, जैसे हृदय की हो गई, किडनी की हो गई, पाचन की हो गई। इस प्रकार से ये होती हैं। इसमें भी दोस्तों स्वायत्त जो होता है वो 2 तरह का होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो है तो 2 तरह से पाई जाती हैं, एक अनुकंपी हो गई, दूसरी परानुकंपी हो गई। तो दोस्तों जो अनुकंपी होती है ये आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करती हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, भूख प्यास का अनुभव ना होना। दोस्तों उदाहरण के रूप में आप लोग समझिएगा। मान लीजिए आप रात को 2 बजे छत के ऊपर टहल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, छत के ऊपर मोबाइल चला रहे हैं। अचानक से आपके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाए और आपको एहसास हो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो इस प्रकार से दिल की धड़कन जो है तो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है,
पसीना आने लगता है और जैसे ही वो आपके कंधे में हाथ रखा तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो जैसे ही आप लोग पलट कर पीछे देखें तो अगर कोई जान पहचान का निकला आपके आपके जैसे घर के सदस्य हो गए, उनमें से अगर कोई हुआ तो धीरे धीरे दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है। उसे परानुकंपी कहते हैं। ये भी आपातकाल की परिस्थिति में काम करता है। तो अनुकंपी का उल्टा होता है परानुकंपी। अनुकंपी में दिल की धड़कन बढ़ती है, परानुकंपी में दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों मिश्रित देखते हैं। इसमें संवेदी और चालन दोनों तंत्रिकाओं के फाइबर्स होते हैं, अर्थात ये न केवल संवेदनाओं को ले जा सकते हैं बल्कि मांसपेशियों का भी नियंत्रण कर सकती हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी नियंत्रित कर सकती हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को देखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। तो इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क को भी अभी हम पढ़ चुके और मेरुरज्जु को भी देख लिया कि यह किस तरह काम करती है। अब दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं हमने देखी, 12 जोड़ी होती हैं। ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। ये मेरुदंड से निकलने वाली यानी कि मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ब्रेन का अध्ययन जो है तो वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। हमारे ब्रेन का वजन लगभग 3 पाउंड होता है, यानी कि 1.36 किलोग्राम। आप लोग कह सकते हो कि 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक हो सकता है हमारे ब्रेन का वजन। बच्चों में दोस्तों 300 से 400 ग्राम हो सकता है। हमारा मस्तिष्क कपाल हड्डियों के द्वारा सुरक्षित होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। इनकी सहायक कोशिकाओं को न्यूरोग्लिया कहते हैं। मृत्यु के लगभग 5 से 7 मिनट तक जो है तो हमारा ब्रेन सक्रिय रहता है। मस्तिष्क शरीर के वजन का लगभग 2% होता है, लेकिन यह शरीर की कुल ऊर्जा का 20% उपयोग होता है। हमारा ब्रेन जो है तो हमारा जितना बड़ा शरीर होता है उसका 2% भाग होता है, लेकिन ये ऊर्जा जो है तो 20% उपयोग करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन काम भी बहुत करता है। मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाला अंग है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाला अंग है। यह हमें संगीत सुनने, समझने और आनंद लेने की अनुमति देता है, खेलने की अनुमति देता है, समझने की, आनंद लेने की, दूसरों के साथ बातचीत करने में, सहयोग करने में, संबंध बनाने में सहायता करता है, अनुमति देता है। यह हमें संस्कृति को समझने में, आनंद लेने में और संस्कृति को बनाए रखने की अनुमति देता है। धर्म को समझने के लिए, आनंद लेने के लिए, बनाए रखने की अनुमति देता है। दुनिया और जीवन के बारे में सोचने समझने के लिए अनुमति देता है। हमारा मस्तिष्क जो है तो दुनिया को सोचता है, समझता है, किस प्रकार से कार्य करना है दुनिया के बीच में रहकर, दुनिया और जीवन के बारे में जानने के लिए अनुमति देता है। ये सारी जानकारी जो है तो हमारा ब्रेन समझता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ों को आप लोगों को ब्रेन के बारे में ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमारा ब्रेन कार्य करता है, मेरुदंड क्या होता है, मेरुरज्जु क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से ब्रेन हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र के बारे में दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि जुड़वा बच्चा किस प्रकार से बनते हैं, गर्भाशय क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, यानी कि दोस्तों प्रजनन तंत्र से संबंधित यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझेंगे। इससे सभी जानकारियां हम लोग समझेंगे किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आप लोगों के समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।